तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा पर्सनली मैं बिजी था, बिजनेस के काम के रिगार्डिंग एंगेज था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने की। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट ये हफ्ता भी कंप्लीट होने ही वाला है, तो पिछले 2 हफ्तों से मैं बात करूं तो लगातार मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए ऑलमोस्ट 1% की हमको यहाँ पर हैवी करेक्शन देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आज के दिन मंथली एक्सपायरी भी थी, वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, लेकिन लगातार मार्केट में आप देख रहे हैं तो एक सेल ऑफ का माहौल बना हुआ है। मेजर इंडाइसेस जितने भी हैं सारे ही हमको रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे क्या कारण है, तो वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पर 4 मेजर कारण, इनफैक्ट 4+1 5 मेजर कारण हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो हम डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट को यहाँ पर एनालाइज करेंगे, आगे की अब रणनीति क्या होनी चाहिए एज ए रिटेल निवेशक हमारी, वो भी डिस्कस करेंगे। मेरा ओपिनियन आपके साथ साझा करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए निफ्टी 50 की अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूं इंडेक्स लेवल पे, तो आज के दिन जो गिरावट है वो काफ़ी भारी गिरावट दिख रही है। जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होती हुई देखने को मिली है। तो ये जो कैंडल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और सेल ऑफ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने इस टाइम पे भी बात करी थी कि जो एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है निफ्टी का, वो करीब करीब 19,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा 19,200 के आसपास, जहाँ से पहले भी सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर गया था। अब यहाँ पर वापस आता है तो यहाँ पर वापस से डिमांड आती हुई नज़र आ सकती है। तो लेट्स सी कहाँ तक आता है निफ्टी, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेजर सपोर्ट है वो 19,200 250 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली बात कर लिया, अब रीजंस के पीछे रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर दोस्तों, उसके जो है वो है क्रूड प्राइसेस का बढ़ना। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, हमारे इकोनॉमी की बात करूं, तो क्रूड पे काफ़ी डिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं क्रूड का। और क्रूड अगर महंगा होगा तो हम सभी को पता है कि हमारी बेसिकली यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, और जिसका असर डायरेक्टली मार्केट्स में हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए $72 पर बैरल से जो ब्रेंट क्रूड है वो करीब करीब अभी $95 पर बैरल तक यहाँ पर जा पहुँचा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक हमको सर्ज देखने को मिला है ऑयल की प्राइसेस में। ब्रेंट क्रूड यहाँ पर $95 है, साथ ही साथ WTI की बात मैं करूँ क्रूड की, तो वो भी $95 पर बैरल के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस सर्ज टू हाईएस्ट लेवल इन मोर देन ए ईयर, और इसी की वजह से मार्केट्स में हमको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं कि संभावनाएं क्या है, देखिए जब क्रूड $90 के ऊपर जाता है, $95 के ऊपर जाता है, तो हमेशा से एक इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ नज़र आता है हमारी इकोनॉमी में, एटलीस्ट जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनकी अगर मैं बात करूँ तो। अब देखिए यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि बेसिकली जो स्टोरेज हब है वहाँ पर जो यहाँ पर क्रूड के जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो फेल टू देयर लोवेस्ट सिंस जुलाई लास्ट ईयर। जो बेसिकली यहाँ पर यूएस की मैं बात करूँ, जो कुशिंग में, ओक्लाहामा में जो इनके इन्वेंट्रीज हैं, वो देखिए यहाँ पर गिर के यहाँ पर 22 मिलियन बैरल्स इन द 4th वीक ऑफ सितंबर हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर एक खतरे का संकेत है। WTI की बात करूँ तो वो भी $95 पर बैरल टच कर चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ओपेक है, ठीक है, ओपेक ने भी यहाँ पर सप्लाई कट कर दिए हैं, अब ऑयल प्रोडक्शन कट कर दिए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा सप्लाई साइड इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन ये जो क्रूड के प्राइसेस है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमको एक राइज देखने को मिल चुका है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी स्टॉक मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्पेशली एक सेक्टर जो है, पर्टिकुलर सेक्टर जो क्रूड से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो मेजर रॉ मटेरियल है इनका वो क्रूड ऑयल ही है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर में आप देखिए एशियन पेंट्स में आज करीब 4% के आसपास की गिरावट है, बर्जर पेंट्स में 5% की गिरावट है। और देखिए सारे ही पेंट स्टॉक्स आज रेड में, हैवी रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। तो जैसे क्रूड की प्राइस बढ़ेगी, इन स्टॉक्स में प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो भी रॉ मटेरियल होगा, जो भी क्रूड जो भी यहाँ पर बिजनेसेस हैं जो क्रूड एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उन पे भी दिक्कत आती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरा जो रीज़न है, पहला रीज़न हो गया क्रूड का बढ़ना, दूसरा रीज़न यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर
डॉलर का बढ़ना, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स इज़ कंटिन्यूसली ऑन दी अप मूव। आप देखिए कि डॉलर जो है 106, जी हाँ दोस्तों 106 तक यहाँ पर जा पहुँचा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉलर बढ़ेगा तो उसकी वजह से आप देखेंगे जो यील्ड्स हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.6 तक जा पहुंची है, और जो लोअर बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी 5 to 6 यहाँ पर परसेंटेज के आसपास जा पहुंची है। तो यील्ड्स लगातार बढ़ रही है, और यील्ड्स बढ़ने का मतलब ये है कि जो रिस्कियर एसेट्स हैं उसमें से पैसा निकाल के यहाँ पर जो हो सेफ हेवन है, यानी कि जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, बॉन्ड्स है, उसमें पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि एफआईएस की सेलिंग एक बार फिर से हमको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो एफआईएस की सेलिंग यहाँ पर एक तीसरा कारण है, और बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, क्रूड का बढ़ना, यील्ड्स का बढ़ना, ठीक है, तो रिस्क एसेट्स में से पैसा निकलता है, इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है, और वापस से एक बार देखिए एफआईज आर ऑन दी सेलिंग स्प्री। लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर हज़ार करोड़ की सेलिंग ऑलमोस्ट हमको होती हुई देखने को मिल रही डेली बेसिस पे, और आज भी यहाँ पर सेलिंग ही देखने को मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखिए लगातार एफआईज की सेलिंग, ये भी एक है कारण, जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से हमको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, हमको हमारे मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब जो चौथा कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर का गिरना। हम सभी को पता है कि इंडेक्स में निफ्टी 50 में, इंडेक्स में आईटी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, और आज के दिन आप देखें तो इंडेक्स ही, आईटी का इंडेक्स ही करीब 2.25% से ज़्यादा हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, तो आईटी इंडेक्स में एक सडन सेल ऑफ हमको आज आता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकडाउन इंडेक्स लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी कैंडल आज के दिन हमको बनती हुई देखने को मिली है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए सारे ही आईटी स्टॉक्स आज भारी जो है गिरावट दिखाते हुए नज़र आए हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी 2.5% गिरावट है, LTI 3% की गिरावट है, मैस्टेक यहाँ पर 2.25% की गिरावट है, ठीक है। आप देखिए एम्फेसिस 3% की गिरावट है, इन्फोसिस भी आज आई थिंक अराउंड 2.5-3% या 1.5% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस देखिए 1.5% गिरा हुआ है। मतलब जितने भी HCL टेक एक्सपर्ट, मतलब सारे आईटी इंडेक्स में, आईटी स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अब कारण की बात करते हैं तो कारण है एक्सेंचर के आज आए हैं दोस्तों रिजल्ट। और एक्सेंचर की जब बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी, हमको पता है कि आईटी सर्विसिंग कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है, और इसके रिजल्ट आज आए हैं। हालांकि देखिए नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रहे हैं एज ऑलवेज एक्सेंचर के, लेकिन आगे की जो थोड़ी सी गाइडेंस है वो थोड़ी सी वीक आती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से एक अगेन थोड़ा सा प्रेशर हमको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू यहाँ पर $16 बिलियन का है, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 4% इन डॉलर्स एंड लोकल करेंसी। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था वो काफ़ी हाई था। तो यहाँ पर रेवेन्यू साइड पे एस्टिमेट्स थोड़े से मिस होते हुए नज़र आए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेंचर फोरकास्ट फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट्स। बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर के जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं वो थोड़े से फोरकास्ट उन्होंने बिलो किए हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा रेवेन्यू मिस होते हुए नज़र आए हैं। हालांकि ईपीएस में यहाँ पर बीट किया है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, ईपीएस बीट है, साथ ही साथ यहाँ पर जो न्यू बुकिंग्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो आगे के फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू एस्टिमेट्स फोरकास्ट है वो थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। जो एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। और जो 24 का रेवेन्यू है फोरकास्ट जो है वो 2 to 5% है, जो एक्सपेक्टेड था ये 3 to 6% में आएगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा फोरकास्ट डाउन ही रहा है, जिसकी वजह से अगेन एक थोड़ा सा प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में। तो लेट्स सी, हमारा भी यहाँ पर रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, आई थिंक 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो तब तक मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा स्टॉक्स में बाइंग का। तो ये हो गया चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न में बात करूँ दोस्तों, एक ऐसा रीज़न जो यहाँ पर अभी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है वो है यूएस शटडाउन। अब यूएस शटडाउन क्या है, बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पर बंद रहेंगी। उसकी वजह से मार्केट्स यहाँ पर हो सकता है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, यहाँ पर पहले भी ऐसा होता हुआ नज़र आया। अब ये है क्या, तो देखिए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फंक्शंस, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अकर्स व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग रन्स आउट। तो ये एवरी फाइनेंशियल ईयर बिफोर September 30
some 438 government agencies rely on Congress for funding allocation. Government funding expires October 1st, which is start of the federal fiscal year, and failure by lawmakers to pass this bill before the commencement of the new fiscal year result in these agencies. तो ये पहले भी होता हुआ आया है, हालांकि एंड टाइम पे यहाँ पर अगर बात करें तो इसको वापस रिवोक कर दिया जाता है। तो लेट्स सी अब की बार क्या होगा, जैसा हिस्ट्री में हुआ है लेट्स सी वैसा ही हमको देखने को मिले। तो इसका शटडाउन बेसिकली यूएस का शटडाउन एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है यूएस इकोनॉमी में, जिसका असर हमको इंडियन मार्केट में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एज पर एनालिस्ट एक्सपर्ट्स की बात करें तो देयर इज़ अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट। उनका कहना है कि जो यूएस फेडरल शटडाउन है हैज़ ऑलवेज बिन हॉट न्यूज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड कंसर्न्स। हाउएवर विजय कुमार सेज हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन सीन दैट रिपब्लिकन डेमोक्रेट रीच एन एग्रीमेंट एट द 11th आवर। तो लास्ट आर में यहाँ पर एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं कि चलिए यहाँ पर सस्पेंशन नहीं होगा। तो लेट्स सी कि हिस्ट्री विल रिपीट दिस टाइम ऑल्सो और नॉट, मार्केट विल इग्नोर दिस सेड विजय कुमार। तो इनका यहाँ पर कहना है कि मार्केट इसको इग्नोर करेगा। इनका भी कहना है, देखिए जी चोखालिंगम का जो इक्विनॉमिक्स के रिसर्च के फाउंडर हेड है, दैट शटडाउन वुडंट मेक एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट बट इट इज़ यू नो अ बिग थिंग ऑफ एन आर। तो इस समय में अभी मार्केट्स में इसकी बात काफ़ी चल रही है। तो ये पांचवा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट थोड़े से अभी यहाँ पर वॉलेटाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी इसका क्या असर पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एफआईज लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये 5 रीज़न मेजरली जिसकी वजह से मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्केट्स में इतनी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। अब मेन क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर करना क्या चाहिए, और साथ ही साथ देखिए कि इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर भी हॉकिश स्टांस आया था अभी फेड मीटिंग में। उन्होंने हालांकि रेट हाइक पॉज करी है, लेकिन उनका कहना है कि हो सकता है आगे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी ट्रेजरी यील्ड्स यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारे रीज़न इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पे यहाँ पर बात करी थी, तो जिसमें हमने यहाँ पर बोला था कि थोड़ा सा अभी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, थोड़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हमने उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि करना क्या है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो करेक्शन है फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ला रही है। सैलरी आने वाली है कई लोगों की, तो तैयार रहिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ को थोड़ा थोड़ा एसआईपी में बाय करते रहिए, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। मुझे लगता है रिजल्ट सीज़न का भी वेट करना चाहिए। रिजल्ट सीज़न अच्छा रहा तो डेफिनेटली स्टॉक्स फिर से अपमूव यहाँ पर दिखा सकते हैं। मार्केट में एक डायरेक्शन हमको आती हुई देखने को मिल सकती है रिजल्ट सीज़न के बाद। तब तक यहाँ पर एसआईपी में स्लोली एक्यूमुलेट हमको करना है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करना है। तो मुझे लग रहा है 19,250 के आसपास आ सकता है मार्केट, फिर वहाँ से एक बार फिर से बाइंग होती हुई हमको देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स जो है अभी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, तो उनमें आपको थोड़ी सी बाइंग ज़्यादा करनी चाहिए। स्लो हो जाना चाहिए अब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि उनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनका जो रनअप रहा है मार्च 2023 के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इंडेक्स लेवल पे ही 40 से 50% का रनअप हमको देखने को मिल चुका है। लेकिन डेफिनेटली पोर्टफोलियो हमारा हमको नहीं बेचना है। पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। अगले 5, 10, 15 साल भारत की कहानी है, इंडिया की कहानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस गवर्नमेंट में जो कि डेफिनेटली इंडिया को एक 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाती हुई नज़र आएगी। मेक इन इंडिया की मैं बात करूं, ठीक है, मैं गति शक्ति योजना की बात करूं जिसमें सारे इंफ्रा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रेलवे, डिफेंस, ठीक है, हाईवेज, रोड्स, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। पीएलआई स्कीम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक इंसेंटिव स्कीम है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और बाहर की जो कंपनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको एक बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर यहाँ पर मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम एक बड़ी योजनाएं हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एफडीआई नॉर्म्स आप देखिए कितने लिबरल अब हो चुके हैं। चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, बहुत बड़ी थीम्स है, और ये आगे आने वाले 5-10 साल में यहाँ पर जो है वर्क करती हुई नज़र आएंगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास पॉपुलेशन है, यंग एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, इमेंस कंजम्पशन पोटेंशियल है इस इकोनॉमी में। तो इसीलिए बाय करते रहिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म नज़रिया मत रखिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए। पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन अगर आपका नज़रिया यहाँ पर अगले आने वाले 3, 5, 10, 15 साल का है
तो एसआईपी वे में अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कीजिए। आज की जो वॉलेटिलिटी है भविष्य में हमको यहाँ पर फ्रूट्स देगी, तो इसलिए एसआईपी वे में अच्छी कंपनीज में बाय कीजिए, अच्छी क्वालिटी कंपनीज में, अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे ग्रोथ वाली कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। वो मिड कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन का ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी आपको पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड, वेल एलोकेटेड आपको यहाँ पर रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, वो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।